टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ना क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो देखिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो पहला आइडिया था नेशनलिज्म को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर जो पहला आइडिया था वो किससे आया था? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज द फुल फ्लेज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्च। आपको जैसे कि जहाँ तक याद होगा कि फ्रेंच जो होता है ना 1789 से पहले जो था ना पूरी तरीके से मोनार्चियल था, एब्सोल्यूट मोनार्चियल को फॉलो कर रहा था, मतलब पूरा राजा रानी का सिस्टम था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू अ ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्ची टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो होता है ना मोनार्ची से फ्रेंच सिटीजन, मतलब पावर जो है मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फ्रेंच सिटीजन के हाथ में गया। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वॉज अ पीपल हु वुड henceforth constitution the nation and shape its destiny। जो रिवोल्यूशन के जो क्रांतिकारी थे उनका ये मानना था कि ये फ्रेंच की डेस्टिनी होगी, ये फ्रेंच का जो होता है ना किस्मत होगा कि ना वो नेशन बनाए, मतलब वो इस कंट्री को शेप दे, एक नया नेशन के तरीके से इसको प्रिपेयर करे। From the very beginning, the French Revolution introduced various measures, the practices that could create a sense of collective identity among। फ्रॉम द बिगनिंग से, शुरू से ही फ्रेंच के जो रिवोल्यूशनरीज थे ना उनका ऐसा मानना था कि ये फ्रेंच का जो होता है किस्मत है कि वो सभी को साथ लेकर चले। द आइडिया ऑफ ला पत्री एंड ला सिटियन एम्फेसाइज द नोशंस ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ला पत्री और ला सिटियन है ना, इसके तहत क्या कहा गया था कि ये जो होता है फ्रेंच के सभी लोग, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, राजा हो, क्लर्जी हो, सभी लोग का फ्रेंच पे इक्वल राइट है, मतलब सबका एक जैसा हक है, ना कोई फ्रेंच की नज़र में सब एक बराबर है। न्यू फ्रेंच फ्लैग को रखा गया, ट्री कलर का था जो पुराना फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को हटा के नया फ्लैग रखा गया जो 3 कलर का था। स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता था? जो एक्टिव सिटीजन थे, ठीक है, उनको किया जाता था। जो नेशनल असेंबली थी उसके नेम को चेंज किया गया। तो ये सब कुछ चेंजेस लाया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के ना को देखते हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हुए ये सब कुछ चेंजेस लाया गया। जा रहा है। न्यू हिम्स वेयर कंपोज, नए नए गाने गाए जाने लगे। ओथ्स टेकन, नई नई कस्में ली गई जाने लगी। नए नए जो होते हैं ना सभी चीज़ें जो थी नेशन के नाम पे, नए नए कस्में, नए नए वादे, नए नए गाना वगैरह क्रिएट किया जाने लगा। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है वो कंट्री में लगाया गया, यूनिफॉर्म लॉ लगाया गया। कंट्री के जितने भी लोग थे ना सब जो होता है कानून के नज़र में एक समान है, यूनिफॉर्म लॉ लगाया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर एबॉलिश्ड। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी एंड ड्यू वगैरह थी उसको ख़त्म किया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर जो होता है वो अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब जो लोकल भाषा थी उसको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच को ही बोला जाएगा और रिटन पेरिस लिखा जाएगा, वहाँ का कॉमन लैंग्वेज बन गया। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट was a missions and the destiny of the French nation to liberate the pupils of Europe from the despotism, in other words to help other pupils of Europe to become a nation। जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि ये फ्रेंच का जो होता है डेस्टिनी है, भाग्य है कि यूरोप जो कि इतने टाइम से डेपोटिज्म है, किसी के अंतर्गत फंसा हुआ है, तो यूरोप के लोगों की मदद की जाए ताकि वो भी एक नेशन क्रिएट कर सके, उसको भी आज़ाद कर जा सके। तो ये क्या था फ्रेंच के रिवोल्यूशनरी का ये आइडिया था। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन फ्रेंच रीचेस द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास बिंग सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। जब ये इवेंट फ्रांस रिवोल्यूशन का जो इवेंट जो होता है ना कंट्री के अलग अलग में पार्ट में फैला, तो यूरोप के जो जितने भी बच्चे थे ना, स्टूडेंट्स थे एंड द मेंबर जो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते थे, वो सभी जैकोबिन क्लब में बैठे। जैकोबिन क्लब क्या था? जैकोबिन क्लब जो होता है कुछ लोगों के
बनाया गया एक एसोसिएशन था, आप कह सकते एक ग्रुप था, जिसमें ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे ना वो क्या करते थे, कंट्री के बेनिफिट वगैरह के बारे में बातें करते थे कि क्या है क्या नहीं है। तो जैकोबिन क्लब में सेटअप किया गया। देयर एक्टिविस्ट एंड कैंपेजन प्रिपेयर द वे ऑफ फ्रेंच आर्मी वॉज मूव इन हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इन इटली इन 1790। इनकी एक्टिविटीज़ के तहत जो था फ्रेंच आर्मीज जो होती है ना वो कौन कौन से कंट्री में गई, तो हॉलैंड में गई, फिर आपका बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में गई, इटली में गई 1790 में। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वार फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अब्रॉड। जो क्रांतिकारी थे ना उन्होंने क्या किया, ये जो नेशनलिज्म की जो आइडिया है ना इसको फ्रांस से हटाकर, मतलब फ्रांस में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्री में जो होता है ना इसको फैलाने लगे। क्या बोल रहा है, विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। उसके बाद बहुत सारी जो टेरिटरी जो नेपोलियन के कंट्रोल में आई, तो नेपोलियन ने ना उसमें बहुत सारे सुधार किए जो पहले ही वो फ्रांस में कर चुका था, जो फ्रांस में पहले ही वो अच्छा साबित हुआ था, उस तरीके के बहुत सारे चेंजेस किए। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्ची नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principle in order to make a whole system from rational and efficient। वापस से मोनार्ची सिस्टम लाकर नेपोलियन ने, ये कोई डाउट नहीं था ना कि नेपोलियन ना, ये बिल्कुल भी डाउट नहीं था ना कि ना उसने ना मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वापस से लाकर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो होता है ना वहाँ पे जो कॉर्पोरेटेड जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मोर रेशनल थे एंड इफिशिएंट थे। सिविल कोड वगैरह सेटअप किया गया 1804 में, जिसका नाम जो होता है जनरली नेपोलियन कोड के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट और टू प्रॉपर्टी। ये जो नेपोलियन कोड था ना, सिविल कोड जो सेटअप किया गया 1804 में, इसके तहत क्या किया गया, जितने भी राइट्स दे रखे गए थे बर्थ से ना, जितने भी राइट्स दे रखे उन सब चीज़ों को हटाया गया। सबको लॉ के नज़र में सब इक्वल है तो इक्वल राइट्स लगाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, सबका प्रॉपर्टी पे एक समान हक है, वो लगाया गया। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स ऑफ फ्रेंच कंट्रोल। ये जो कोड था ना इसको एक्सपोर्ट किया गया उन सारे रीजन्स में भी जहाँ पे फ्रेंच का कंट्रोल था। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन जर्मनी, नेपोलियन जो था ना वो सिंपली क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कर दिया, एबोलिश कर दिया, फ्यूडल सिस्टम जो था वो एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब कोई भी किसान अब किसी का गुलाम नहीं है। पीजेंट्स को फ्री कर दिया सर्फडॉम से एंड मैनुअल ड्यूज से। टाउन टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। शहर में क्या क्या जो गिल्ड्स वगैरह था उसका जो रेस्ट्रिक्शन था उसको रिमूव किया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वेयर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था और कम्युनिकेशन सिस्टम जो था ना उसको इम्प्रूव किया गया। पहले की कंपेयर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर किया गया। पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन जो थे ना, अब नया जो उनको फ्रीडम मिला हुआ था वो इंजॉय कर रहे थे। ये जो नया फ्रीडम उनको मिला हुआ था वो इंजॉय कर रहे थे। अब जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फिगर दे रखा है, पेंटिंग दे रखा है जिसमें एक ट्री प्लांट किया गया है जो लिबर्टी को शो कर रहा है। देखिए फिर क्या बोल रहा है, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन ट्रांसपोर्ट बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटीज द मूवमेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे ना गुड्स के, वो ना पर्टिकुलर रीजन वगैरह के उनको ये रियलाइज होने लगा कि यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर के कारण और एक यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम के कारण अब वो जो अपनी सामान है, अपना जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये उनके लिए फ़ायदाजनक होने लगा। हाउएवर इन एरिया कॉन्क्वर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पीजेंट द फ्रेंच रूल्स वाज मिक्स। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े एरिया की बात करें तो वहाँ पे जो फ्रेंच रिवोल्यूशंस के कारण जो नेपोलियन था ना उसका वेलकम थोड़ा मिक्सअप टाइप में किया गया, मतलब लोग ज़्यादा खुश भी नहीं थे और नाखुश भी नहीं थे। इनिशियली इन मेनी places such as
Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. The French army was welcomed by her Bridge of Liberty. बहुत सारी जगहों पे बहुत सारा कंट्री, जैसे कि आपका हॉलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, बहुत सारे शहरें हो गए, जैसे ब्रुसेल हो गया, माइंस हो गया, मिलान हो गया, वॉर्सो हो गया, ये सारी जगहों पे जो फ्रेंच आर्मी था इसका स्वागत जो होता है एज अ हार्बिंगर ऑफ लाइबर्टी के तौर पर किया गया. बट द इनिशियल एथ्यूजम सून टर्न टू हॉस्टिलिटी. लेकिन ये थोड़ी देर की खुशी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी जब उनको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो होता है, जब ये उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इसमें पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म होने लगा. क्यों? क्योंकि देखिए नेपोलियन जो था ना, उसने बहुत सारी चेंजेस की थी, लेकिन ये सारी चेंजेस को एक साथ चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी. तो उसने क्या किया, टैक्सेशन बढ़ा दिया, सेंसरशिप बढ़ा दिया, फोर्स conscriptions into the French army required to conquer the rest of the Europe. All seemed out the advantages of administrative changes. अब उसने क्या किया, तो उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधार तो किया, उसके साथ साथ क्या किया, उसने टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप बढ़ा दिया, जो लोकल लोग थे उन पे फोर्स डाला जाने लगा कि आप फ्रेंच की आर्मी में मतलब ये पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि यूरोप के जो अलग अलग इलाकों को भी वो फ्री किया जा सके. तो ये सारी चीज़ें जो होती थी ना, थोड़े टाइम की खुशियाँ उन लोगों को दे पाई, लेकिन फिर बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये उनका जो हालत है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया है. तो ये सारी चीज़ें जो होता है ना, हम लोगों ने इस पार्ट में देखा. तो इस पार्ट में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, तो ध्यान से देखिए. इस पार्ट में हमने ये पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया कब आया, 1789 के बाद आया. फ्रांस जो था 1789 से पहले एज अ मोनार्चियल कंट्री था, ठीक है, मोनार्चियल कंट्री था. उसका ये आइडिया जो होता है 1789 के बाद आया. जो होता है ना फ्रेंच में, जो होता है 1789 के बाद जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया है, तो उनको लोगों को लगने लगा कि लोग जो होता है, फ्रेंच जो होता है वो लोगों का के हाथ में होना चाहिए. मतलब लोग जिसको चुने वही वहाँ का ये बने, सरकार बनाई जाए और सभी का फ्रेंच पे इक्वल राइट हो. नए नए फ्लैग्स, 3 कलर का फ्लैग्स वगैरह लगाया गया, रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके स्टेट जनरल का इलेक्ट किया गया, ठीक है. नए नए ऑड्स हिम्स वेयर कंपोज किए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई. तो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज़ ऑफ नेशन में आपका बेसिकली यही बताया जा रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब आया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसका लोगों पे असर क्या पड़ा. तो बेसिकली आपसे यही बताया जा रहा था. Joining an RSA online tuition class has never been easier. Are you struggling to pass your RSA certification? Look no further. Joining an RSA online tuition class can provide the one-on-one support and guidance you need to succeed. Whether you need help with understanding the basics of responsible service of alcohol or preparing for the certification exam, an RSA online tuition class can help you achieve your goals. Enroll today and start your journey to becoming an RSA certified professional. Cheers to your success!